तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, अब आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट प्लांट टिश्यू कल्चर। और पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसको जाकर के देख लीजिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है और उसका यहाँ पे इस्तेमाल पड़ने वाला है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बेसिकली पुरानी वीडियो में हम लोगों ने टॉटीपोटेंसी की बात करी थी। ठीक है, टॉटीपोटेंसी, और उसके अंदर हम लोगों ने बोला था कि सेल कैसे खुद को जो है रीजनरेट कर लेती है, और उसमें हम लोगों ने प्लांट का एग्जांपल लिया था और एनिमल का एग्जांपल लिया था। ठीक है, अब मैं वो सारी चीज़ें दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि आपका भी टाइम प्रीसियस है और मेरा भी टाइम प्रीसियस है। ठीक है, तो हम लोग वही बात करेंगे जितने की ज़रूरत है। प्लांट टिश्यू कल्चर में भाई टॉटीपोटेंसी का इस्तेमाल पड़ेगा। मैंने बोला था ना कि एक आप जो है सेल से पूरी बॉडी को जनरेट करा सकते हैं, और ये प्लांट के अंदर बहुत अच्छी कैपेबिलिटी होती है। फिर उसके अंदर मैंने एक और चीज़ बताई थी कि आप जो है जो आपके टॉटीपोटेंट सेल्स होते हैं उनके अंदर पावर ऑफ रीजनरेशन होती है। उसमें भी स्पेसिफिक मैंने बोला था कि जो लिविंग सेल्स हैं, ठीक है, जो लिविंग सेल्स हैं, जितने भी आपकी लिविंग सेल्स हैं उन्हीं के अंदर ये टेंडेंसी हो सकती है, डेड सेल्स के अंदर नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसमें हम लोग मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, उन्हीं को जो है प्लांट टिश्यू कल्चर कराएंगे। ठीक है, अब हम पूरा डिटेल में डिस्कशन करते हैं अभी होता क्या है। ये वीडियो पूरी डिटेल्ड होने वाली है। ठीक है, तो इसको बड़े आराम से समझिएगा, और ये जितनी दिखती है आसान है वह कल्चर ही तो कराना है भाई, कल्चर मीडिया में, नॉट अ बिग डील। लेकिन ये है नहीं, अभी मैं आपको बताऊँगा ठीक है कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले चलिए हेडिंग लगाइए डेफिनीशन की। ठीक है, तो आप डेफिनीशन क्या लिखेंगे। देखिए, मैं एकदम एक एक बातें लिखवा रहा हूँ, जैसा आपको ऐप वगैरह में, जैसा आपको कोचिंग वगैरह में लिखवाया जाता है लाइन बाय लाइन। ठीक है, वैसा मैं आपको लिखवा रहा हूँ, तो नोट करते चलिए। तो इसको लिखिए अ टेक्निक, लिखिए मेरे साथ अ टेक्निक। ये एक तरीके की टेक्निक है टू ग्रो प्लांट स्टेम, टू ग्रो। अब क्या क्या ग्रो कराने के लिए है, तो प्लांट का स्टेम। ठीक है, स्टेम इससे ग्रो कर सकता है, और क्या क्या ग्रो कर सकता है, रूट टिप एंड शूट टिप, राइट, रूट टिप एंड शूट टिप। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ों को ग्रो कराने के लिए होता है किस चीज़ पर, किस चीज़ पर, तो आर्टिफिशियल मीडियम पर। ठीक है, देखिए क्या अद्भुत खोज है ये। ठीक है, ये हम लोगों के जो वैज्ञानिक लोग हैं, इसकी ये जो खोज है ना, ये बड़ी अच्छी खोज लगती है मुझे, क्योंकि देखिए आर्टिफिशियल मीडियम पे पूरा बॉडी को रीजनरेट करा देना। अब वो क्या है आर्टिफिशियल मीडियम, मैंने पहले भी वीडियो में बोला था कि उसको हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, राइट। तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप जो है जिन चीज़ों को पढ़ते जाएंगे उसको सिस्टमेटिकली लेते जाएगा, ये नहीं कि कुछ भी कहीं का कहीं पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है इसमें कि बेसिकली हम लोग मास मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पेन का कलर चेंज कर लूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए, मास मल्टीप्लिकेशन, इसमें हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, मास मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मास मल्टीप्लिकेशन होता है, करते नहीं है, मास मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, मास मल्टीप्लिकेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट, जेनेटिकली आइडेंटिकल। ठीक है, जितने भी जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट हैं। ठीक है, अब देखिए आइडेंटिकल प्लांट, ठीक है, और मास मल्टीप्लिकेशन जिसे कहते हैं, राइट। और किसका, ये आइडेंटिकल होना चाहिए। देखिए इस पॉइंट को नोट करिएगा, होता क्या है कि गैट बी वगैरह हो गया, ठीक है, या फिर आईआईटी जैम हो गया, ये लोग ना कॉन्सेप्चुअल बहुत पूछते हैं। तो ये अगर आप डेफिनेशंस वगैरह में प्रिसाइज नहीं रहेंगे, ठीक है, आपको डेफिनेशन करेक्ट नहीं आती है, और आपको ये बात नहीं पता होती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे सटीक तरीके से बैठेगी, तो देखिए एमएसक्यू तो फंसाएगा ही, वो 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है। खैर गैट बी में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन उसमें एमएसक्यू भी आता है आईआईटी जैम में, तो उसमें 2-3 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये आइडेंटिकल प्लांट होना चाहिए। अब आइडेंटिकल से क्या कहने का मतलब है, मतलब आप जो है आप मतलब ग्रो कुछ और कराना चाह रहे हैं, 2 अलग तरीके की वैरायटी एकदम ले आकर के रख दी हैं। अभी प्लांट ब्रीडिंग में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, आगे बताऊंगा प्लांट ब्रीडिंग में कैसे प्लांट्स चाहिए रहते हैं बेसिकली। ठीक है, एकदम सेम स्पीसीज होना चाहिए, ठीक है, और कंडीशंस हैं, अगर नहीं भी हैं तो उसके लिए और क्या क्या एडिशनल कंडीशंस है वो भी आपको जाननी पड़ती है, लेकिन वो मैं प्लांट ब्रीडिंग में बताऊंगा। बस इतना जानिए कि इसमें मास मल्टीप्लिकेशन होता है ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट का, ठीक है, और ये एसेक्सुअल वे ऑफ मास मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर एक तरीके का एसेक्सुअल वे ऑफ, इसको लिखिए, एसेक्सुअल वे ऑफ मास मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मास मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए है क्या कि सेक्सुअल वे से भी तो होता है, मैंने आपको बताया था ना एनिमल्स के केसेस में
कि जो है आपका जाइगोट है कंप्लीटली मोरूला वगैरह में जब कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो वो भी तो पावर ऑफ रीजनरेशन है, टोटिपोटेंट है वो भी तो एक तरीके से, लेकिन एक समय आता है कि वो फिर ग्रो नहीं, तो वो तो सेक्सुअल तरीके का हो गया, ये होता है सेक्सुअल तरीके का, यही आपको बात याद रखनी है। अब इसके बाद दोस्तों इस पेज पे जगह नहीं बची है, तो इसको आप एरो बना करके, मैं इस पेज को चेंज कर रहा हूँ, तो एरो बना करके आप फिर लिखेंगे यहाँ पे कि जो है नोन एज माइक्रो प्रोपोगेशन। देखिए प्लांट टिश्यू कल्चर को हम लोग नोन एज माइक्रो प्रोपोगेशन भी कहते हैं। तो आप एक सेकेंड, माइक्रो प्रोपेगेशन, एक सेकेंड दोस्तों, तो जब मैं इसको चेंज करूंगा तो दोस्तों इसको क्या बोलेंगे हम लोग, माइक्रो प्रोपेगेशन। तो माइक्रो प्रोपेगेशन में जो होता है दोस्तों, इसी माइक्रो प्रोपेगेशन को ही बेसिकली हम लोग पीटीसी बोलते हैं। पीटीसी बोले तो प्लांट टिश्यू कल्चर, ठीक है। तो अगर आपको प्लांट टिश्यू कल्चर के नाम से मिले या माइक्रो प्रोपेगेशन के नाम से मिले, आप इसको ख्याल रखिएगा। क्या है माइक्रो प्रोपेगेशन वगैरह बेसिकली, तो माइक्रो प्रोपेगेशन बेसिकली हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर को बोलते हैं। इससे फायदे क्या है और थोड़ा इसका एडवांटेज जानिए प्लांट टिश्यू कल्चर का क्या है, ठीक है। तो बेसिकली ये लो कॉस्ट मेथड है, ठीक है, लो कॉस्ट मेथड। देखिए पहले बड़ी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब जो है कुछ ऐसे केमिकल्स वगैरह डिज़ाइन कर दिए गए हैं, कुछ ऐसा कल्चर मीडियम वगैरह डिज़ाइन कर दिया गया है, बना दिया गया है, डिस्कवर कर दिया गया है, तो इनफैक्ट रीडिस्कवर किया गया है कि आप इसको लो कॉस्ट पे ही बहुत ज़्यादा ग्रो करा सकते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों ये इसमें मास मल्टीप्लिकेशन होता है, राइट, इसके अंदर मास मल्टीप्लिकेशन होता है। फिर उसके बाद टाइम एंड स्पेस बहुत कम चाहिए रहते हैं इसके लिए, तो टाइम एंड स्पेस लेस रिक्वायरमेंट, ठीक है, इसकी ज़रूरत कम पड़ती है, ठीक। अगला है दोस्तों इन्फेक्शन फ्री प्लांट इसमें बनते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन फ्री प्लांट बनते हैं इसमें, ठीक है। मतलब कैन बी प्रोपोगेटेड। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या पढ़ा पिछले स्लाइड पे चलिए, तो टेक्निक है ग्रो कराने की, प्लांट स्टेम या फिर आपका रूट टिप या फिर आपका शूट टिप, ठीक है। और ये आर्टिफिशियल मीडियम में मास मल्टीप्लिकेशन होता है जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट का, एसेक्सुअल वे है ये मास मल्टीप्लिकेशन का। फिर इसको हम लोग माइक्रो प्रोपोगेशन भी बोलते हैं, राइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन। और दोस्तों ये एक तरीके की लो कॉस्ट मेथड है और इसके अंदर मास मल्टीप्लिकेशन होता है, टाइम एंड स्पेस लेस रिक्वायर्ड रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है दोस्तों इसमें इन्फेक्शन फ्री प्लांट कैन बी प्रोपोगेटेड। इतनी बात क्लियर हो गई। अब माइक्रो प्रोपोगेशन जो होता है, इसको जरा सा मैं दोस्तों अब मिटा देता हूँ, आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब जो माइक्रो प्रोपोगेशन होता है, माइक्रो प्रोपोगेशन जो होता है वो दोस्तों क्लासिफाई किया गया है दो तरीके से, यानी कितने तरीके से प्लांट टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपोगेशन हो सकता है। एक तो दोस्तों जो होता है ऑक्सिलरी बड का, ठीक है, एक तो होता है आपका ऑक्सिलरी बड, राइट, ऑक्सिलरी बड, सब बताता हूँ क्या है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक तो दोस्तों ऑक्सिलरी बड का कल्चर किया जाता है, कल्चर लिख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक तो होता है ऑक्सिलरी बड कल्चर का और एक होता है दोस्तों कैलस कल्चर। अब दोनों को हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। कैलस कल्चर बेसिकली आप माइक्रो प्रोपोगेशन को ब्रैकेट में पीटीसी लिख लीजिए, यानी कि प्लांट टिश्यू कल्चर। ये कितने तरीके से हो सकता है, तो एक ऑक्सिलरी बर्ड कल्चर किया जाता है, इन्हीं दोनों को मिला करके ही ऑक्सिलरी बर्ड कल्चर और कैलस कल्चर को ही मिला करके आपका माइक्रो प्रोपोगेशन किया जाता है। बेसिकली प्लांट टिश्यू कल्चर को दो तरीके से पढ़ा जाता है, एक ऑक्सिलरी बर्ड कल्चर से और एक कैलस कल्चर से, ठीक है। बात समझ में आई। क्या है ऑक्सिलरी बर्ड, पहले ये जानिए। जैसे सपोज करिए कि ये आपका एक स्टेम है, राइट, ये जब आपका एक स्टेम है तो यहाँ पर जो एक ये लीफ निकली रहती है ना, यहाँ पर जब ऐसे आप एक लीफ निकाले हुए हैं, यहाँ पर एक बड होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों ऑक्सिलरी बड। बात समझ में आई, ऑक्सिलरी बड। इसी के कल्चर की हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। इसके कल्चर को पढ़ लेंगे तो आपका 50% प्लांट टिश्यू कल्चर खत्म, ठीक है। उसके बाद हम लोग कैलस कल्चर पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो ऑक्सिलरी बर्ड होता है ना, हम लोग बेसिकली इसका कल्चर कराते क्यों हैं, तो ये हम लोग कराते हैं दोस्तों फॉरेस्ट्री इंपॉर्टेंस के लिए, ठीक है, फॉरेस्ट्री इंपॉर्टेंस। बात समझ में आई, फॉरेस्ट्री इंपॉर्टेंस के लिए करते हैं। अच्छा, अब बात को समझिएगा, फॉरेस्ट्री इंपॉर्टेंस के लिए तो इसको हम लोग करते हैं। अब आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब देखिए, तो ऑक्सिलरी बर्ड कल्चर की स्टेजेस को हम लोग 1 by 1 पढ़ते हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी
बर्ड कल्चर जो है, ऑक्सिलरी बर्ड कल्चर, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों, इसको हम लोग पढ़ते हैं। इसमें से जो पहला स्टेप है, ठीक है, स्टेप्स हम लोग लिख रहे हैं। तो पहला स्टेप को बेसिकली, पहला स्टेप तो स्टेज नंबर 1 कह लीजिए, या स्टेज 0 कहिए। पहले स्टेज 0 में हम लोग क्या करते हैं ना, कि स्टेज 0 में हम लोग बेसिकली जो है प्लांट का कलेक्शन करते हैं, ठीक है। इसमें भाई कल्चर कराना है तो पहले वो प्लांट तो लाओ। तो आप क्या करोगे, सर्वे ऑफ प्लांट, ठीक है, सर्वे ऑफ प्लांट, सर्वे करोगे प्लांट का फॉर ऑक्सिलरी बर्ड कल्चर, फॉर ऑक्सिलरी, ठीक है, बर्ड कल्चर। बात समझ में आई? उसमें हम लोग करेंगे क्या, तो हम लोग करते हैं दोस्तों सिलेक्शन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, आइसोलेशन ऑफ एक्स प्लांट, ठीक है, आइसोलेशन ऑफ एक्स प्लांट। बात समझ में आई? इसमें हम लोग आइसोलेशन करते हैं एक्स प्लांट का, जिस एक्स प्लांट बेसिकली क्या है, वो प्लांट जिसका हम लोग कल्चर कराने वाले हैं, उस प्लांट का भी हम लोग कौन सा हिस्सा लेते हैं, मेरिस्टेमेटिक, क्योंकि वो लिविंग होता है, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक पार्ट। बात समझ में आई? अब हम लोग आते हैं स्टेज नंबर 1 पे, ठीक है। वो स्टेज नंबर 0 था बेसिकली, जिसमें हम लोग कलेक्शन वगैरह कर रहे थे। तो स्टेज 1 में हम लोग क्या करते हैं, स्टेज 1 में बेसिकली हम लोग वॉशिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसकी कटिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसकी क्या करेंगे, सरफेस स्टरलाइजेशन करेंगे। क्या क्या स्टेप हैं तो नोट करते चलिए। वॉशिंग करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, वॉशिंग करेंगे, फिर उसके बाद कटिंग करते हैं, ठीक है, वॉशिंग कटिंग करोगे ही ना। फिर उसके बाद जो है सरफेस स्टरलाइजेशन करते हैं, सरफेस स्टेरिलाइजेशन। बात समझ में आई? चलिए, तो सरफेस स्टरलाइजेशन में भी क्या, देखिए कल्चर मीडियम प्रिपरेशन के लिए ना, कल्चर मीडियम प्रिपरेशन के लिए सरफेस स्टरलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। अब स्टरलाइजेशन कैसे होता है, क्या होता है, तो ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, जब मैं आपको ये समझाऊंगा माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है। आपको ये पढ़ना पड़ता है कि सरफेस स्टरलाइजेशन वगैरह क्या होता है। तो ये हम लोग क्यों करते हैं, कल्चर मीडियम प्रिपरेशन के लिए, फॉर कल्चर मीडियम प्रिपरेशन। बेसिकली हम लोग माइक्रो फ्री करना चाहते हैं इसको। भाई आप क्यों चाहोगे कि उस पर कोई वायरल अटैक या कुछ हो। अगर आप सपोज करो कल्चर वगैरह करा रहे हो किसी भी उसका, जब आप CDRI, NBRI इंस्टीट्यूट में जाओगे, जब प्लांट टिश्यू कल्चर को अपना रिसर्च प्रोजेक्ट अगर सेलेक्ट करोगे, वहाँ जब जाओगे तो वहाँ तो आपको सिखाया जाएगा कि आप काट पीट के लगा रहे हो, उसको कहीं से इन्फेक्शन हो गया। अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो आप सोचो, आप अपना एक डिज़ायर्ड प्लांट बनाना चाहते थे, जिसको ग्रो कराना चाहते थे आप, राइट। लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हो उस पर कोई वायरल अटैक कर दिया, कोई फंगल अटैक कर दिया। फंगस का तो बहुत पुराना रिश्ता रहा है प्लांट से, प्लांट पैथोलॉजी जब आपको पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा। तो वो कहीं से अटैक कर, तो आप जो डिज़ायर्ड ग्रोथ या डिज़ायर्ड कुछ भी देखना चाहते थे उसके अंदर तो इन्फेक्शन हो गया, इसलिए हम लोग उसका सरफेस स्टरलाइजेशन कराते हैं। अब इसकी भी अलग अलग विधि होती है, इसको यहाँ मत समझिएगा, अब इसको माइक्रोबायोलॉजी में से समझिएगा। जो चीज़ जहाँ समझनी होती है वहीं समझना चाहिए, ठीक है। हर जगह बहुत ज़्यादा चीज़ों को एलेबोरेट नहीं करना चाहिए, शॉर्ट में पढ़ोगे सुखी रहोगे, ठीक है। तो वॉशिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, सरफेस स्टरलाइजेशन करते हैं। सरफेस स्टरलाइजेशन किस लिए किया जाता है, फॉर कल्चर मीडियम प्रिपरेशन। अब सरफेस स्टरलाइजेशन में क्या है, मैंने बोला है बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं सिर्फ वही बताऊंगा, ठीक है। सरफेस स्टरलाइजेशन अब क्या क्या है, देखिए सरफेस स्टरलाइजेशन में अब क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा। सरफेस स्टरलाइजेशन में हम लोग सबसे पहले तो लेते हैं दोस्तों 70% इथेनॉल, ठीक है, क्या 70% इथेनॉल। सो 70% इथेनॉल इज द डिमांड। देन हम लोग लेते हैं NaOCl2, सोडियम ऑक्सीक्लोराइड। वो किस लिए होता है, तो ऑक्सीडेटिव डैमेज कर सकता है, ठीक है। किसका, प्लांट का नहीं करेगा, आपके माइक्रोब का करेगा, ठीक है, ऑक्सीडेटिव डैमेज। और फिर उसके बाद जो है हम लोग लेते हैं दोस्तों HgCl2। बेसिकली दोस्तों HgCl2 जो होता है ना, तो HgCl2 आपका, आप कह सकते हो कि उतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। रीज़न मैं ये बता दूं आपको, क्योंकि ये दोस्तों इसको लिख लीजिए, HgCl2 अगर दिया, सपोज करिए ये सब ऑप्शन में ना दिया हो HgCl2, तब तो आप लगा दीजिए। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि HgCl2 जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, वो बेसिकली कॉजेस बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। ये और बायोमैग्निफिकेशन इज़ नॉट अ गुड थिंग। मैग्निफिकेशन, ये बायोमैग्निफिकेशन कॉज कर सकता है, इसको लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, ठीक है। और हम लोग कुछ सिस्टेमिक फंगीसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
सिस्टेमिक फंगीसाइड्स, फंगीसाइड्स, पता नहीं आप लोग उसको फंजाइसाइड्स बोलते हैं या फंगीसाइड्स बोलते हैं, मैं फंगीसाइड्स बोलता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसमें भी अब एक मैं स्टार बना रहा हूँ, ये क्वेश्चन गेट में आया था। इसका जो आंसर जो सिस्टेमिक फंगीसाइड्स जो हम लोग बेसिकली लेते हैं वो है दोस्तों बेविस्टाइन, ठीक है। कौन सी? बेविस्टाइन। याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो है दोस्तों गेट बी में नहीं, ठीक है, गेट में आया था, GATE, गेट में, गेट एक्सेल बॉटनी वाले पोर्शन में आया था। तो बेविस्टाइन हम लोग जो है लेते हैं, स्टार बना दिया है मैंने कि ये इंपॉर्टेंट है, आपके उसमें आ सकता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों अगले स्टेज में, मतलब यही स्टेज है, अब हम लोग प्रिपरेशन करेंगे कल्चर मीडियम का, ठीक है। और क्या क्या जरूरत पड़ेगी मैं वो अब आपको बताता हूँ। प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडियम, चलिए अगली आप जो हेडिंग लगाएंगे वो है आपका प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडियम, राइट। चलिए क्या हेडिंग लगाएंगे, स्टार मार के, स्टेज 2 नहीं है ये हम लोग कल्चर मीडियम बनाने जा रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडियम, राइट, प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडियम, यही तो हम लोग लेते हैं। अब क्या क्या चाहिए होगा इसके लिए, तो इसके लिए PTO, ठीक है। अगले पेज पे मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आपको कल्चर मीडियम के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों मैक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए, ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो मतलब लार्ज अमाउंट में जो चाहिए रहते हैं, वो कौन से चाहिए रहते हैं, NCP, ठीक है, यही 3 चाहिए रहते हैं। अगला है दोस्तों माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर बेसिकली न्यूट्रिएंट्स बोलना चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोग लेंगे जिंक, हम लोग लेंगे, आप बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सब जो मैक्रो और माइक्रो है ना, इन सब को हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में डील करेंगे, न्यूट्रिशन मीडियम वगैरह में, ठीक है। कॉपर की ज़रूरत चाहिए रहती है, फिर उसके बाद दोस्तों आयरन की ज़रूरत चाहिए रहती है, वो भी +2 फॉर्म में, ठीक है। कुछ कार्बन सोर्सेस की भी ज़रूरत पड़ती है, इसको अलग से लिख लीजिएगा, कार्बन सोर्सेस। और वो कार्बन सोर्सेस क्या है दोस्तों, तो आपका सुक्रोज हो सकता है, राइट। सुक्रोज में आपका एक ये कार्बन सोर्स है ना भाई, लिख लीजिए ब्रैकेट में, कार्बन सोर्स, और ये ऑर्गेनिक सोर्स है, ठीक है, ऑर्गेनिक सोर्स है, ऑर्गेनिक सोर्स है, ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ CARBON, कार्बन, राइट। तो हम लोग कैलस, एक इंपॉर्टेंट बात नोट कर लीजिएगा यहाँ पे दोस्तों कि जो है इन कैलस कल्चर माल्टोज, एक सेकेंड दोस्तों इसको मिटा दूं, ठीक से नहीं लिखा है ये, माल्टोज, MALTOSE, माल्टोज यूज्ड एज ऑर्गेनिक सोर्स, ठीक है, एज ऑर्गेनिक सोर्स इंस्टेड ऑफ सुक्रोज, ठीक है, इंस्टेड ऑफ सुक्रोज। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखवाई है मैंने, जब मैंने बोला ना कि कार्बन सोर्सेज के लिए जो है हमें सुक्रोज की ज़रूरत पड़ती है, तो बेसिकली सुक्रोज की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम लोग कैलस कल्चर में माल्टोज यूज्ड होते हैं इंस्टेड ऑफ सुक्रोज। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे रहिएगा, अगर आपको ऑप्शन में दिख जाता है सुक्रोज और माल्टोज, तो आप बेसिकली माल्टोज को ही टिक मारेंगे, ठीक है, माल्टोज इज़ द मोस्ट प्रिफर्ड वन, ठीक है। अच्छा, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स का भी यूज़ किया जाता है, और वो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या हैं, तो चलिए लिखिए, चलिए एंटीऑक्सीडेंट्स, अब वो एंटीऑक्सीडेंट्स कौन कौन से हैं दोस्तों, तो सबसे पहला है साइट्रिक एसिड, ठीक है, साइट्रिक एसिड यूज़ होता है। उसके अलावा दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड यूज़ होते हैं, एस्कॉर्बिक, सोच लीजिए हम लोग इतनी सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं कल्चर मीडियम में ग्रो कराने के लिए, राइट। उसके अलावा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का भी इस्तेमाल होता है, प्लांट ग्रोथ, और ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे लीजिए, अगर प्लांट टिश्यू कल्चर से सवाल बनना हुआ, प्लांट ब्रीडिंग से सवाल बनना हुआ, तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी कि PGR कौन कौन से यूज़ होते हैं, ये तो 100% से पूछा जाएगा, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स में हम लोगों ने साइट्रिक एसिड का नाम लिखा और हम लोगों ने एस्कॉर्बिक एसिड का नाम लिखा है। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों, 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 2 ही हैं ही, बस यही याद करिएगा, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, यही 2 हैं, ठीक है। अब ऑक्सिन किस लिए होता है, तो ऑक्सिन रूट डेवलपमेंट के लिए होता है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, अभी आगे आने वाला है इसका यूज़, रूट डेवलपमेंट के लिए होता है। और ये जो साइटोकाइनिन होता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो है शूट डेवलपमेंट के लिए होगा, ठीक है, शूट डेवलपमेंट,
बात समझ में आई? तो इतनी सी बात अगर आपने नोट कर ली है तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, तो हम लोगों ने भाई एंटीऑक्सीडेंट, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो कि इस्तेमाल होने वाले उनके बारे में बात कर ली। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं दोस्तों ऑक्सीन में भी कौन से, तो आर्टिफिशियल ऑक्सीन्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगा आर्टिफिशियल ऑक्सीन्स और नेचुरल ऑक्सीन्स कौन कौन से हैं। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में जो कि आपके प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसके लिए हम लोग आर्टिफिशियल ऑक्सीन्स का इस्तेमाल करते हैं। उसमें भी स्पेसिफिकली कौन से 2,4-D का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम लोग IAA, इंडोल एसिटिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो IAA को बेसिकली दोस्तों इसमें इंक्लूड मत करिए। ठीक है, ये नेचुरल में, कुछ नेचुरल भी यूज़ होते हैं, तो नेचुरल ऑक्सीन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट, नेचुरल ऑक्सीन। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन्स में कौन कौन से हैं। ठीक है, तो साइटोकाइनिन्स में जो है दोस्तों, अब ये साइटोकाइनिन कौन से हैं, तो अब देखिए काइनेटीन हो जाएगा एक आपका, राइट, काइनेटीन, ये तो आया हुआ सवाल है। ठीक है, KVS PGT में पूछा था ये सवाल, काइनेटीन, जियाटीन। ठीक है, जियाटीन, राइट। फिर इसके बाद आपका जो है कोकोनट मिल्क, कोकोनट मिल्क। फिर उसके अलावा दोस्तों अब हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं अबाउट सिंथेटिक ऑक्सीन्स जो यूज़ होते हैं, सिंथेटिक ऑक्सीन्स जो यूज़ होते हैं। अब सिंथेटिक ऑक्सीन्स में कौन कौन से हैं दोस्तों, तो बेंजाइल अमीन प्यूरिन। ठीक है, बेंजाइल अमीन, राइट, बेंजाइल अमीन प्यूरिन, इसका इस्तेमाल होता है, राइट, बात समझ में आई। उसके अलावा और कौन कौन से हैं दोस्तों, कुछ विटामिन्स भी यूज़ होते हैं, विटामिन्स भी यूज़ होते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब वो विटामिन्स कौन से हैं दोस्तों, तो वो विटामिन्स हैं आपके पायरिडॉक्सिल। ठीक है, पायरिडॉक्सिल। ठीक है, और आपका राइबोफ्लेविन। कमेंट सेक्शन में बताइएगा राइबोफ्लेविन किस विटामिन कॉम्प्लेक्स का नाम है। ठीक है, मैं विटामिन बी है। ठीक है, अब बताइएगा कौन से विटामिन बी है कमेंट सेक्शन में। उसके अलावा दोस्तों अगर के बारे में मैंने आपको बताया भी था, आप पुरानी क्लासेस अगर आप देखे होंगे तो ज़रूर आपको पता होगा एल्गी के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में। तो ये होता क्या है, बेसिकली एक तरीके से सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है, राइट, ये एक तरीके का सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है। और कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, आपको अच्छे से याद होगा अगर आपने देखी होगी वो क्लास, तो ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी जेलिडियम, फ्रॉम रेड एल्गी। ठीक है, रेड एल्गी, एक सेकंड दोस्तों, रेड एल्गी, वो भी कौन सी, जेलिडियम, पूछ दिया जाता है ये भी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब मीडियम स्टरलाइजेशन में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं। ठीक है, मीडियम स्टरलाइजेशन भी थोड़ा सा देख लीजिए क्या क्या ले सकते हैं हम लोग, क्या क्या किया जाता है बेसिकली मीडियम स्टरलाइजेशन में। हम लोगों ने आर्टिफिशियल ऑक्सीजन्स के बारे में डिस्कशन कर लिया, साइटोकाइनिन्स, विटामिन्स जो चाहिए रहते हैं अगर मीडियम के बारे में। उसके अलावा पीछे सरफेस स्टरलाइजेशन किया जाता है इसका। ठीक है, कल्चर मीडिया हम लोग बना रहे हैं। अब ये है क्या, मीडियम स्टरलाइजेशन में हम लोग क्या क्या लेंगे, तो मैं पेज ही बदल देता हूँ। मीडियम स्टरलाइजेशन, मीडियम स्टरलाइजेशन में हम लोग क्या क्या लेते हैं, तो मीडियम स्टरलाइजेशन में बेसिकली हम लोग ऑटोक्लेव लेते हैं। ठीक है, ऑटोक्लेविंग करते हैं। ऑटोक्लेव कितना, तो 15 मिनट्स के लिए, राइट। 15 मिनट्स के बाद जो है दोस्तों 121 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर उसके बाद दोस्तों कितना प्रेशर लगता है इस पर, तो 15, लगभग 15 LBS प्रेशर लगता है। ठीक है, 15 LBS प्रेशर। और इक्विपमेंट स्टरलाइजेशन में क्या क्या चाहिए रहते हैं, तो यहाँ पर स्टार मार के लिखेंगे इक्विपमेंट स्टेरिलाइजेशन, राइट, बात समझ में आई, इक्विपमेंट स्टेरिलाइजेशन। इसमें क्या क्या है, तो आपका जो है अल्कोहल वाइप ले सकते हैं। ठीक है, इसमें आप जो है अल्कोहल वाइप ले सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आप लोग यूवी लाइट ले सकते हैं, यूवी लाइट ले सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों हैंड ग्लव्स की तो ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, बस लिस्ट थी, आपको ये याद करना होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग असली मुद्दे पे। ठीक है, अब वो है दोस्तों स्टेज 2। ये सारी स्टेज 1 की बातें चल रही थी। ठीक है, आप वीडियो को जब रिवाइंड करके देखिएगा या फिर मैं आपको अभी रिवीजन करा देता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि वो सारी चीज़ें स्टेज 1 की थी। अब जब स्टेज 2 में आएंगे तो स्टेज 2 में ही बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, तो कल्चरिंग कराते हैं। क्या कराते हैं, कल्चरिंग। बेसिकली यहाँ से देखिएगा हम लोग ग्रोथ वगैरह की बात करेंगे। ठीक है,
तो हम लोगों ने लिया टेस्ट ट्यूब। ध्यान से सुनिएगा अब जो मैं बताने वाला हूँ। अब ये जो आपका ट्यूब है, ठीक है, ये हम लोगों ने ट्यूब लिया। इस ट्यूब के अंदर दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे अपने एक्सप्लांट को डाला, और ये मैं कुछ एक मीडियम बना रहा हूँ, ठीक है। उस मीडियम का नाम मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों हम लोगों ने अपने एक्सप्लांट को डाला, राइट। दिस इज़ योर एक्सप्लांट जो हम लोगों ने डाला ट्यूब के अंदर, भाई, जिसका हम लोगों को छोटा सा पार्ट लेकर के कंप्लीट प्लांट बनाना है, उसको हम लोगों ने डाला। और इसके अंदर हम लोगों ने डाला प्लांट पैथोलॉजी। अगर आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो आप एक नाम सुने होंगे, MS मीडियम। अब ये MS मीडियम क्या है? ये राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो गई है, इसको मैं सही कर देता हूँ। MS मीडियम, दिस इज योर बेसिकली MS मीडियम। MS मीडियम क्या है? MS मीडियम, तो MS का फुल फॉर्म लिख लीजिए, मोरेसिक एंड स्कूग। मोरेसिक एंड स्कूग मीडियम इसको बोलते हैं। ये दो साइंटिस्ट थे मिलकर के ये बनाए, जिससे ग्रोथ वगैरह कराई जा सकती है, और काफ़ी अच्छी इन्वेंशन थी, बहुत बेहतरीन इन्वेंशन थी, ठीक है। तो अब जो है हम लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि अब हम लोगों ने इतनी चीज़ें ले ली, अब इसके क्या इतने से काम बन जाएगा? हम लोगों ने MS मीडियम डाल दिया और एक्सप्लांट डाल दिया, तो क्या इतने से काम चल जाएगा? देखिए, जब साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे ना, तो उन लोगों को ये पता चला कि इसके अलावा हम लोगों को कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, और वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी इसके अंदर मिलाए गए थे, ठीक है। और ये जो मिलाए गए थे वो थे आपके ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। बात समझ में आई? ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, ये दो मिलाए गए थे। और इतना याद रखिएगा कि ऑक्सिन की जो मात्रा थी, यानी कि जो रूट डेवलपमेंट कराना था, उसकी मात्रा के लिए, ऑक्सिन आपको पता है ना, रूट डेवलपमेंट, एंड साइटोकाइनिन फॉर द शूट डेवलपमेंट। तो ऑक्सिन की जो मात्रा डाली गई थी वो कम की गई थी, और साइटोकाइनिन की मात्रा ज़्यादा की गई थी, ताकि प्लांट की हाइट बढ़े और रूट स्मॉलर रहे। तो जब हम लोग ये डालते हैं और फिर हम लोग इसका कराते हैं क्या, इंक्यूबेशन। क्या कराते हैं? तो इंक्यूबेशन कराते हैं। और जब आप इसका इंक्यूबेशन कराते हैं तो 15 to 25 डेज के लिए, ठीक है। और कितना? 12 आवर, 12 आवर्स। 12 आवर्स क्या? 12 आवर्स आपका, 12 आवर्स इस तरीके से लिखिए, डार्क, लाइट एंड डार्क, कंप्लीटली इसका इंक्यूबेशन कराते हैं। टेम्परेचर हम लोग कितना रखते हैं? तो दोस्तों टेम्परेचर हम लोग रखते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और ह्यूमिडिटी हम लोग कितनी रखते हैं? ह्यूमिडिटी जो है ना दोस्तों, वो हम लोग रखते हैं 70 से लेकर के 80% तक। बात समझ में आई? तो कल्चरिंग करा रहे हैं हम लोग। कल्चरिंग के अंदर हम लोगों ने एक्सप्लांट डाला, MS स्कूग मीडियम डाला, मोरेसिक एंड स्कूग, फिर उसके बाद ऑक्सिन और साइटोकाइनिन मिलाई हम लोगों ने। फिर उसका हम लोगों ने इंक्यूबेशन किया 15 to 25 डेज के लिए, 12 आवर्स। और टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 2 डिग्री सेंटीग्रेड आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। देन देयर इज योर ह्यूमिडिटी फॉर 70 to 80%। और फिर हम लोग इसको बढ़ाते हैं आगे स्टेज 3 के लिए। बात समझ में आई? स्टेज 3 के लिए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। अब क्या होता है स्टेज 3 में, चलिए हम लोग देखते हैं। स्टेज 3 में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं आपको। स्टेज 3 में क्या होगा? बेसिकली स्टेज 3 के अंदर आपको मास मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलेगा इसका, ठीक है। ये जो प्लांट था, मास मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलेगा, एंड आपका रूटिंग देखने को मिलेगी। भाई आप दोनों तो मिलाए हो ना, ऑक्सिन भी मिलाए हो, साइटोकाइनिन, तो आपको दोनों देखने को मिलेगी। तो ए तो आपको मास मल्टीप्लिकेशन दिखेगा, एंड बी आपको रूटिंग देखने को मिलेगी, ठीक। बात समझ में आई? तो ये दोनों आपको देखने को मिलेगा। अब क्या होता है स्टेज 3 के अंदर, चलिए बात करते हैं। दिस इज योर स्टेज 3, वी आर एंटरिंग इनटू स्टेज नंबर 3। अब स्टेज 3 में क्या होगा? इसके अंदर सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं मास मल्टीप्लिकेशन के बारे में, ठीक है। तो स्टेज 3 में ए जो है आपका, वो है मास मल्टीप्लिकेशन, राइट, मास मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें मास मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, जरा देखिएगा। हम लोग जो वो ट्यूब रखे थे ना, जिसके अंदर एक्सप्लांट था, साइटोकाइनिन वगैरह सब मिला रखे थे हम लोग, दिस इज योर एक्सप्लांट और ये सब, ठीक है। तो इस एक्सप्लांट को हम लोगों ने बाहर निकाला, तो आप ये लिखेंगे एक्सप्लांट टेकन आउट। एक्सप्लांट को हम लोगों ने क्या किया? तो बाहर निकाला। जब एक्सप्लांट को बाहर निकाला तो हम लोगों ने इसको फिर और अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डाला, ठीक है। और इसको, इसी एक्सप्लांट को, ये जो एक्सप्लांट है आपका, इसको हम लोगों ने और स्मॉलर पीसेस में काटा। जैसे सपोज कर लीजिए 5 भागों में हमने इसको काट लिया, ठीक है। तो इसका ये टुकड़ा आया, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर ये 5वां, ये आपको सारे मिल गए क्या?
जितने भी आपने एक्सप्लांट है जो उसको छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया, ठीक है। अब ये जो है स्मॉलर पीसेस में हम लोगों ने कट किया, कट इनटू स्मॉलर पीसेस। बेसिकली क्या किया है, कट इनटू स्मॉलर पीसेस। लिख लीजिएगा नहीं तो, क्योंकि याद नहीं रहता है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। कट इनटू स्मॉलर पीसेस। तो इसका अब इसको हम लोगों ने फिर से अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डाला। बात समझ रहे हैं आप? इसको हम लोगों ने फिर से अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डाला। ये जो छोटा छोटा हिस्सा काटा था हम लोगों ने, ये देखिए यहाँ पे मैं छोटा छोटा बना दे रहा हूँ, यहाँ पर डाला हम लोगों ने, यहाँ पर डाला, यहाँ पर डाला। तो बेसिकली अब हम लोगों ने इसका क्या किया, तो अब हम लोगों ने इसका सब कल्चरिंग किया। इसको हम लोग सब कल्चरिंग कहते हैं। चलिए देखिए मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। स्टेज 3 में हम लोग घुसे, उसके अंदर हम लोगों ने 2 स्टेजेस लिखे थे कि स्टेज 3 के अंदर आपको मास मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलेगा और रूटिंग देखने को मिलेगी। वो कैसे होगी, तो आप एक्सप्लांट को बाहर निकालेंगे, उसको और छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे, उसको अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डालेंगे फिर से, ठीक है, और फिर इसकी सब कल्चरिंग करा देंगे, ठीक है। तो सब कल्चरिंग क्यों कराते हैं हम लोग, पहले तो ये जानिए। टू गिव मोर प्रोडक्ट, गिव मोर प्रोडक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट देने के लिए। और फिर हम लोग इसका क्या करा देंगे दोस्तों, इनक्यूबेशन करा देंगे। बात समझ में आई? इसका हम लोग इनक्यूबेशन करा देंगे। अगला जो पार्ट बी है, इसी स्टेज 3 का जो पार्ट बी है, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों रूट इंडक्शन। क्या बोलते हैं, तो रूट इंडक्शन। क्या होता है इसके अंदर, ज़रा ये जानिए आप। सबसे पहले तो हम लोगों ने मास मल्टीप्लिकेशन लिख लिया था, ये हम दिस इज़ योर मास मल्टीप्लिकेशन स्टेज 3 के अंदर। और अगला है दोस्तों रूट इंडक्शन। रूट इंडक्शन के अंदर क्या होता है, तो रूटिंग करते हैं हम लोग। अब रूटिंग भी 2 तरीके से हो सकती है, ठीक है। एक तो होती है इन विट्रो। कैसी होती है, तो इन विट्रो, और एक होती है एक्स विट्रो, राइट, एक्स विट्रो। इस बात को याद रखिएगा, एक इन विट्रो होती है और एक्स विट्रो होती है। तो अब आप देखिए, अब हम लोगों ने इन विट्रो में क्या किया कि ये जो एक हिस्सा है ना, सपोज करिए एक इसको उठा लिया और यहाँ पे हम लोग लाए, ठीक है, जो हम लोगों ने सब कल्चरिंग कराई थी, इसको हम लोग लेते हैं और इसको फिर रख देते हैं एक ठो रूट इंडक्शन मीडियम में, ठीक है। तो ये आपका मीडियम पड़ा हुआ है, रूट इंडक्शन मीडियम। रूट इंडक्शन मीडियम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, दिस इज योर पोर्शन जो निकाले हम लोग, दिस इज योर रूट इंडक्शन मीडियम। बात समझ में आई? ये है आपका रूट इंडक्शन मीडियम। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं ना कि ऑक्सिन की मात्रा को अब जो है बढ़ा देते हैं और साइटोकाइनिन की मात्रा को घटा देते हैं। अब आप याद रखिए, साइटोकाइनिन की मात्रा को घटाएंगे तो प्लांट की हाइट कम होगी। ऑक्सिन है यानी कि रूट का जो हिस्सा है, जो रूटिंग होगी वो ज़्यादा अच्छे से होगी, तभी तो हम लोग रूट इंडक्शन करा रहे हैं भाई। अब इस बार हम लोग ये केस स्टडी याद रखिएगा कि ऑक्सिन की जो हम लोगों ने मात्रा है यहाँ पर बढ़ा दी और साइटोकाइनिन की मात्रा हम लोगों ने यहाँ पे कम कर दी, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे रूट की ग्रोथ होगी। बात समझ में आई? तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि रूट ग्रोथ ऑकर्स। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंक कलर चेंज करूंगा ताकि ये इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट है, ठीक है। रूट ग्रोथ ऑकर्स, तो यहाँ पर जो है रूट ग्रोथ ऑकर्स, यहाँ पे रूट ग्रोथ होने लगती है, ठीक है। और अब जब रूट ग्रोथ होती है तो हम लोगों को देखने को मिलता है कि रूट का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्स विट्रो की। तो एक्स विट्रो में क्या होता है, इस प्रोसेस को, अब आई होप आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा तो मैं इसको मिटा देता हूँ, राइट। तो अब जो है हम लोग वही टेस्ट ट्यूब लिए हैं जिसके अंदर हम लोगों ने सब कल्चर करा करके जो आपको ये रूट प्राप्त हुआ था, जो प्लांट एक्सप्लांट था, उसको हम लोग बाहर निकालेंगे यहाँ पर, और इसको हम लोग फिर जो है ऑक्सिन के सॉल्यूशन में डालेंगे, ठीक है। ऑक्सिन के सॉल्यूशन में डालेंगे, दिस इज योर ऑक्सिन सॉल्यूशन, ऑक्सिन सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने इसको डाल दिया। तो ऑक्सिन सॉल्यूशन के अंदर जो आपको मतलब ये जो है ना, ये हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लांट को बाहर निकाला, इसके अंदर के मीडियम को नहीं निकाला। अब हम लोगों ने यहाँ पे न्यू मीडियम डाला है, ठीक है, न्यू मीडियम फिल्ड, किसका, ऑक्सिन का, न्यू मीडियम फिल्ड, न्यू मीडियम हम लोगों ने डाला है ऑक्सिन का, ठीक है। और अब हम लोग क्या करते हैं इसको कि इसको हम लोग मतलब जैसे बाहर निकालते हैं इसको, और आप कह सकते हैं कि हम लोग इसको पॉली बैग के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, पॉली बैग के अंदर डाल देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इसको जो है दिस इज़ योर पॉली बैग, और यहाँ पे हम लोगों ने देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन हो चुका है, और ये है आपका सॉयल और ये है आपका पॉली बैग, ठीक है। तो इस तरीके से, एक सेकंड दोस्तों जरा मैं इसको रब कर दूं, तो ये है आपका पॉली बैग। इस तरीके से आपका जो है दोस्तों स्टेज नंबर 3 लगभग कंप्लीट हो जाता है। तो रूटिंग हम लोगों ने सॉयल में कराई। क्यों सॉयल में कराया हम लोगों ने,
मतलब देख रहे हैं हम लोग सब कुछ ग्रोथ वगैरह करा लिए, तो भाई रूटिंग फिर सॉइल में क्यों कराए? देखिए रूटिंग सॉइल में एडवांटेजेस होता है। देखिए इन विट्रो में सॉइल जो आपका रूट होता है ना वो सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है। इन विट्रो के अंदर रूट आपकी सॉफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से पेनिट्रेशन में दिक्कत होती है। तो भाई रूट जब आप सॉइल में डाल दोगे ना, तो इससे आपकी जो रूट है ना, रूट जो है वो हार्ड हो जाएगी। अगर यही चीज़ आप कल्चर में ग्रो कराने लगते हो रूट को, तो आपकी रूट जो है सॉफ्ट हो जाती, जिसकी वजह से पेनिट्रेशन नेग्लेजिबल रहता। पेनिट्रेशन नेग्लेजिबल या कह सकते हो होता ही नहीं। इसलिए हम लोगों ने एक्सप्लांट को निकाल के ऑक्सीजन मीडियम में डालने के बाद फिर हम लोगों ने इसको पॉली बैग के अंदर डाल दिया था, ठीक है। अब हम लोग आते हैं स्टेज नंबर 4 में, और स्टेज नंबर 4 के अंदर क्या होता है, देखिए अब हम लोग आते हैं स्टेज नंबर 4 पे। तो स्टेज नंबर 4 पे क्या होता है कि दोस्तों स्टेज नंबर 4 को हम लोग बोलते हैं एक्लिमेटाइजेशन फेज, ठीक है। एक्लिमेटाइजेशन फेज ये आता है दोस्तों, एक्लिमेटाइजेशन फेज। क्या है एक्लिमेटाइजेशन फेज में कि इसको हम लोग कह सकते हैं हार्डनिंग फेज भी, और हार्डनिंग फेज, राइट। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हार्डनिंग फेज। इसको हम लोग हार्डनिंग फेज भी बोलते हैं। एक्लिमेटाइजेशन फेज जो होता है ना, दिस इज योर टेम्पररी फेज, ठीक है। टेम्पररी फेज बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। इसमें बेसिकली जो आपके प्लांट होते हैं ना, वो ट्रेनिंग फेज के लिए जा रहे होते हैं, ठीक है। जैसे आपको जॉब वॉब मिलेगी ना, तो आप ट्रेनिंग फेज के लिए जाओगे, तो ट्रेनिंग फेज के लिए जाते हैं। तो किया जाता है, देखिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से हम लोग 4 दिन बाद, 4 डेज बाद इसको हम लोग जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद हम लोग 2 दिन बाद, 2 दिन के बाद हम लोग इसको 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर ट्रांसफ़र करते हैं। फिर जो है दोस्तों इसी प्लांट को हम लोग 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर ट्रांसफ़र करते हैं 2 दिन बाद। अब आप कहेंगे कि ये ऐसे क्यों आप 2-2 दिन पे डाले जा रहे हैं, कई बार में 40 डिग्री पे डाल दीजिए ना। तो 40 डिग्री पे आप जो है एक ही बार में नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे एक पॉइंट लगाइएगा और लिखिएगा कि ग्रेजुअल ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, ग्रेजुअल ट्रांसफ़र करते हैं। ग्रेजुअल ट्रांसफ़र से ये होगा कि मतलब एडवांटेजियस है ये। अगर अचानक से आप 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर देंगे, तो इसमें जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है ना, वो लॉस हो जाएगी प्लांट की। अब मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी क्या होती है, अब आ गया ना यहाँ पे सेल बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट। मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, ये जो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी है ये लॉस हो जाती है, ठीक है। तो इससे प्लांट फिर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अचानक से 40 डिग्री सेंटीग्रेड सर्वाइव, उसके लिए तो सब कुछ नया नया लगेगा ना, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो अगर हम लोग एक्लिमेटाइजेशन फेज को हटा देते हैं, अगर आपकी ये एक्लिमेटाइजेशन फेज है, अगर इसको हम लोग हटा दें, तो आपका जो सर्वाइवल रेट होता है प्लांट का, सर्वाइवल रेट जो प्लांट का होता है वो सिर्फ 10% ही रह जाता है। अगर इसको हटा दिया जाए तो सर्वाइवल रेट सिर्फ और सिर्फ 10% ही रह जाता है। और क्या होने लगता है, वैक्स डिपोजिशन होने लगता है इसके अंदर। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। अगर नहीं होता है तो क्या क्या हो जाता है प्लांट के अंदर, अगर एक्लिमेटाइजेशन फेज नहीं होगा तो प्लांट के अंदर क्या क्या दिक्कत हो सकती है, मैं अब वो लिखने जा रहा हूँ, राइट। तो आप देखेंगे कि वैक्स डिपोजिशन होने लगती है, राइट। वैक्स डिपोजिशन होने लगती है। फिर उसके बाद दोस्तों स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग में भी इंपॉर्टेंट है ये, स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग सब समझाऊंगा प्लांट फिजियोलॉजी में, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। दूसरा क्या है दोस्तों कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड कंपोजिशन चेंज हो जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की जो कंपोजिशन होती है, कंपोजिशन इट इज चेंज्ड, ये जो है चेंज्ड हो जाती है। बात समझ में आई। और दोस्तों अगर एक्लिमेटाइजेशन आपका कितना होने लगे, हायर टेम्परेचर पे होने लगे, यानी आप 40 डिग्री पे डायरेक्टली डाल दोगे तो ये जो सारी प्रॉब्लम है वो होने लगती है, ठीक है। अब हम लोग अगले स्टेज पे चलते हैं। देखिए अब क्या स्टेज था, अब देखिए हम लोगों ने ये अभी क्या पढ़ा। देखिए मैं शुरू से आपको एक चीज़ बता दूं, हम लोगों ने पढ़ा कि प्लांट टिश्यू कल्चर जो होता है वो जो है एक तरीके का आर्टिफिशियल मीडियम है ग्रोथ कराने का, ठीक है। तो आप आर्टिफिशियल मीडियम पे ग्रोथ कराते हो। मास मल्टीप्लिकेशन होता है जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट का, ठीक है। एसेक्सुअल वे ऑफ प्लांट
जो होता है ना वो ग्रोथ करता है। ऑक्सिलरी बड कल्चर, अब देखिए इसके अंदर दो प्रोसेस पढ़ने थे आपको, ठीक है। प्लांट टिश्यू कल्चर कितने तरीके से हो सकता है, तो दो तरीके से। एक तो हो सकता है आपका ऑक्सिलरी बड कल्चर और दूसरा था दोस्तों कैलस कल्चर। तो ऑक्सिलरी बड कल्चर को हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसी में हम लोगों ने स्टेजेस 1 2 3 4 पढ़ा, राइट। स्टेज 0 में हम लोग कलेक्शन, सिलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन वगैरह करते हैं, फिर वॉशिंग, कटिंग करते हैं, सरफेस स्टरलाइजेशन। सरफेस स्टरलाइजेशन में ये लिस्ट थी आपके पास 70% इथेनॉल, NaOCl2, HgCl2, सिस्टमिक फंजीसाइड्स, बविस्टाइन वगैरह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। प्रिपरेशन किया जाता है कल्चर मीडियम का। देन योर आर्टिफिशियल ऑक्सीजन्स आर बीइंग यूज्ड टू 4D IAA. IAA was basically an example of natural oxygen. Then there was your cytokinin. Cytokinin includes kinetin, zeatin, coconut milk. Then there is your synthetic oxygen which contains benzylamine, purine. Then is your vitamins. Please, it's mandatory to remember the names of this list which I have provided you in this particular slide. Okay. Then there is your agar-agar, which is being used as a solidifying agent obtained from the algae Gelidium, right. Then there is your stage number 2, which is being referred to as culturing. Then there is your this test tube in which you take the proper amount of oxygen and cytokinin. Then there you put explant, then put MS medium, Murasic and Skoog medium, which I think you might have referred when you were in your lower classes during the preparation of the plant pathology. And Morasic and Skoog medium, then we do the incubation for 15 to 25 days. Then 12 hours, temperature is for about 25 degrees centigrade, 2 degrees centigrade, humidity was around 70 to 80%. Then there comes your now remember one more point, if your oxygen levels are low and cytokinin levels are high, now remember one thing, if there is an oxygen production, then there will be your root development, and if there is your cytokinin more in the your test tube, then there will be your shoot development. So here we have taken oxygen in the lower amount, so your explant development will be root will be very much short as compared to the stem height, right. Then we will refer to the next stage, which is being called stage number 3. What do we do in the stage number 3? I have told you basically इसको मैंने मिटा दिया है, ठीक है। तो स्टेज नंबर 3 के अंदर आपका मास मल्टीप्लिकेशन हो रहा था। व्हाट वाज देयर, मास मल्टीप्लिकेशन, हम लोग सब कल्चरिंग करा रहे थे और रूट इंडक्शन करा रहे थे, ठीक। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हम लोगों ने जब जैसे ही पढ़ा आपका ऑक्सिलरी बर्ड कल्चर, नाउ हियर कम्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज कैलस कल्चर। यू कैन नॉट इग्नोर दिस पॉइंट, वेरी मैंडेटरी। कैलस कल्चर, दिस इज योर कैलस कल्चर। अब कैलस कल्चर के अंदर क्या किया जाता है, तो कैलस कल्चर के अंदर हम लोग एक्सप्लांट लेते हैं, ठीक है। अब इस एक्सप्लांट का क्या करेंगे, नाउ रिमेंबर वन थिंग, वी हैव टू यूज द मेरिस्टेमेटिक पार्ट ऑफ द प्लांट। और जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही वो सेल्स होती हैं जो कि कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक पार्ट ऑफ प्लांट, राइट। दिस इज यू हैव टू टेक केयर while you are referring to the कैलस कल्चर। तो मेरिस्टेमेटिक पार्ट हम लोग लेते हैं, क्योंकि ये जो मेरिस्टेमेटिक पार्ट होते हैं ना, मैंने पिछले वीडियो में पूरी टॉटीपोटेंसी समझाई है, यही आपके टॉटीपोटेंट होते हैं, डेड सेल्स को नहीं लेंगे हम लोग। कैलस कल्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सप्लांट लिया। अब हम लोग क्या करते हैं ना, जुवेनाइल फेज में लीफ को उठाते हैं। जुवेनाइल का मतलब समझते हैं आप लोग, जुवेनाइल मतलब आप मोटा मोटा जानिए तो बिल्कुल नई लीफ, ठीक है, जो एकदम नई नहीं है, उसको हम लोग लेते हैं, ठीक है, जुवेनाइल लीफ। तो जुवेनाइल लीफ लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू लीफ बोलते हैं। फिर इसका हम लोग क्या कराते हैं, तो सरफेस स्टेरिलाइजेशन कराते हैं। क्या कराते हैं, सरफेस स्टेरिलाइजेशन। देन फिर कट इनटू स्मॉलर पीसेस। हम लोगों ने इसको क्या किया, स्मॉलर पीसेस के अंदर काट दिया। फिर उसके बाद हम लोग इसका क्या करते हैं दोस्तों, केप्ट इन MS मीडियम। फिर हम लोग इसको, वही चीज़ है, केप्ट इन MS मीडियम। व्हाट वाज योर MS मीडियम, मोरासिक एंड स्कूग मीडियम, राइट। तो PCR अमाउंट आपको PGR की अमाउंट चेक करते रहना है, PGR अमाउंट टू बी चेक्ड। इसको आप PGR की अमाउंट को चेक करते रहिएगा। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, अब ये याद रखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा अलग पेन से लिख रहा हूँ, एंड इट इज़ वेरी मैंडेटरी, ठीक है। टेक केयर ऑफ दिस व्हाइल यू आर डीलिंग विद ऑल दिस थिंग्स। ऑक्सिन्स की संख्या इस बार हम लोगों ने क्या करी है, साइटोकाइनिन के बराबर रख दी है, ठीक है, साइटोकाइनिन के बराबर रख दी है। इक्वल अमाउंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं, वैसे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है, इक्वल का साइन लगा करके, इक्वल अमाउंट में हम लोगों ने ली है। और फिर हम लोग इसका क्या कराते हैं, तो फिर हम लोग इसका कराते हैं डी डिफ्रेंशिएशन। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ मैं, नेक्स्ट पेज पे तो खत्म हो गया। आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा,
ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूं। अब नेक्स्ट स्टेज में देखिए क्या होता है, एमएस मीडियम में हम लोग इसको रखते हैं, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की संख्या क्या रहती है, तो बराबर रहती है। तो नेक्स्ट स्टेज में हम लोग घुसते हैं, तो हम लोग इसका क्या कराते हैं, तो दोस्तों हम लोग इसका कराते हैं डी डिफरेंशिएशन, राइट। अब क्या होता है डी डिफरेंशिएशन, ये बात मैंने पिछली बार एक्सप्लेन कर रखी है, बस इतना जानिए, लीफ भूल जाती है। लीफ बेसिकली क्या करती है, तो लीफ भूल जाती है कि वो एक्चुअली में है क्या, ठीक है। इसे हिंदी में लिख लीजिए, लीफ भूल जाती है कि वो एक्चुअली में है क्या। ऐसा ट्रीटमेंट करा दिया हम लोगों ने कि वो अपनी एक्चुअल पहचान भूल गई। फिर हम लोगों ने इसको क्या किया कि फिर हम लोगों ने इसको कैलस बनाया, ठीक है। ये कैलस हम लोगों को प्राप्त हुआ, कैलस। और कैलस क्या है, तो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स है। क्या है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स है, ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, टॉटिपोटेंट। हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली एक्सप्लांट को बनाया, हम लोगों ने कैलस को प्राप्त किया है। अब कैलस का ही कल्चर कराएंगे हम लोग, ठीक है। तो कैलस का कल्चर कराने के लिए क्या करना होगा, मैं इसको पूरी तरीके से रब कर देता हूं। आप लोगों ने लिया ये, ठीक है, एक तरीके का वेसल सॉर्ट, और यहाँ पे आपने क्या डाला, कैलस डाला, और यहाँ पे आपने डाला कुछ मीडियम, ठीक है। ये आपका कैलस था, दिस वॉज योर कैलस, और यहाँ पे आपने मीडियम डाली, और ऑक्सिन और साइटोकाइनिन मैं पहले ही लिखवा चुका हूँ, साइटोकाइनिन की मात्रा को क्या रखा, बराबर रखा, ठीक है। फिर आपने इसको कैलस आपका अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल था, और फिर आपने इसको, इस वेसल को, मैं इसी वेसल को फिर से यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ पर आपने लिया, और फिर इसका आपने क्या कराया, तो रीडिफरेंशिएशन कराया नहीं, रीडिफरेंशिएशन होने लगता है, ठीक है। फिर से सेल जो है डिफरेंशिएट होने लगती है। रीडिफरेंशिएशन जब आपने इसका कराया, तो अब आप इसको एक नए वेसल में ट्रांसफ़र करिए, ठीक है। नए वेसल में जब आप इसको ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, तो आप देखते हैं साइज़ थोड़ी सी बड़ी होती है, एंड देन देयर इज़ योर मीडियम, ठीक है। अब ये क्या है, अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसको हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की मात्रा सेम थी, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या डाला हुआ है, तो ऑक्सिन का इंडक्शन किया हुआ है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या डाला है, तो ऑक्सिन का इंडक्शन कर रखा है, यानी ऑक्सिन डाला है। कि कौन सी ऑक्सिन में भी क्या 2,4-D बेसिकली इस्तेमाल करते हैं, पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। लिक्विड मीडियम हम लोगों ने डाला हुआ है, ठीक है। दिस इज़ योर लिक्विड मीडियम, ये हम लोगों ने लिक्विड मीडियम डाला हुआ है। बात समझ में आई। ये सेल देख रहे हैं आप कैसी बन गई है, इसको जरा देखिए, दिस इज योर ग्लोबुलर स्टेज, ठीक है, ग्लोब्यूलर स्टेज। बेसिकली ये क्या है, एम्ब्रियो धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो गया है दोस्तों, ठीक है। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की मात्रा सेम थी, रीडिफरेंशिएशन हुआ, फिर ग्लोबुलर स्टेज में आने लगा। यही दोस्तों ना बाद में चल करके, यही जो ग्लोबुलर स्टेज है, मैं इसको बाहर बना देता हूँ इस तरीके से, यही बाद में चल के ना दोस्तों कुछ इस तरीके का हो जाता है, ठीक है। और ये हम लोग पढ़ेंगे किसमें, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। टॉर्पेडो शेप का बन जाता है, ये देख रहे हैं आप किस तरीके से ये कंप्लीटली प्लांट में बदलने लगा। अब ये जो है आपका एम्ब्रियो कल्चर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है। तो यही बेसिकली है, ये वाला ही ग्रो कर रहा है इस स्टेज में, ठीक है। अब इसमें क्या होने लगती है, हम लोगों ने क्या मिला रखा है, ऑक्सिन का इंडक्शन कर रखा है। तो ऑक्सिन किस लिए था, रूट के डेवलपमेंट के लिए था। तो इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि ये मैं इस तरीके से बनाता हूँ, अगर ये मैं इस तरीके से बनाता हूँ अगर, तो यहाँ पे आपके क्या निकलने लगते हैं, रूट निकलने लगते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे रूट निकलने लगा, ठीक है। तो रूटनिंग ऑकर होने लगती है हार्ट शेप एम्ब्रियो में। कौन सा ये एम्ब्रियो है, तो ये है दोस्तों हार्ट शेप एम्ब्रियो है, हार्ट शेप एम्ब्रियो। यहाँ पे हार्ट शेप एम्ब्रियो का क्या होने लगता है, तो डेवलपमेंट होने लगता है। तो टॉर्पेडो शेप एम्ब्रियो बनता है, और यही होता है आपका, देखिए यही जो टॉर्पेडो स्टेज का जो आपका एम्ब्रियो है, यही फिर आर्टिफिशियल सीड में इस्तेमाल होने लगता है, ठीक है। आर्टिफिशियल सीड बस खत्म हुआ, अब इसके आगे कुछ मत जानिए। आर्टिफिशियल सीड क्या होती है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, जो कि दोस्तों थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आर्टिफिशियल सीड का फिर इस्तेमाल कहाँ पड़ता है। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा कि बेसिकली ये होता क्या है, ठीक है। प्लांट टिश्यू कल्चर है क्या, प्लांट टिश्यू कल्चर पढ़ना क्यों जरूरी है। और दोस्तों एक चीज़ और है कि अगर आप टॉटिपोटेंसी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आप इसको समझ नहीं सकते हैं। एक्स प्लांट आप जानते रहिए क्या होता है, कुछ लिस्ट मैंने लिखवाई है उसको जानते रहिए, वीडियो को आगे पीछे करके अच्छे से देखते रहिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात कि आप वीडियो को एंड तक देखिए, यहाँ पे आपको कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप एंड तक देखिए, वरना ये लोग बहुत महंगी महंगी फीस लेते हैं कोचिंग वगैरह की।
इससे कई गुना बेहतरीन है कि आप यूट्यूब सोर्सेज का इस्तेमाल करें और एग्ज़ाम को न सिर्फ निकालें, टॉप भी करें। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।